जब आप लोग सिविल सर्विस का प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, मेन एग्जाम मुख्य एग्जाम में पहुंचते हैं, तो आपको एक निबंध का पेपर भी देखने को मिलता है। और आपके सामने एक कॉपी दिखाई दे रही है, ये अरविंद प्रताप सिंह की है, जिनकी रैंक 161 थी। 2017 के इस सिलेक्टेड है। और टॉपर्स की कॉपी देखकर आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक लिखने का तरीका आप लोग सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको निबंध लिखना है। और मैं आप लोगों से पहले भी कह रहा हूं कि ये 250 नंबर का होता है। इसमें से बहुत सारे लोग जो गंभीरता से लेते हैं निबंध को, प्रैक्टिस करते रहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, निबंध लिखते रहते हैं, उनके 160 165 नंबर तक आ जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है ना, निबंध ही तो लिखना है, लिख देंगे, उनके आप देखिए 30 नंबर 35 नंबर आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में एक नंबर आपकी रैंकिंग को कहां पहुंचा देता है और कहां नीचे भी गिरा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसके लिए 3 घंटे का आपको समय मिलता है और 250 नंबर का ये रहता है। और देखिए, निबंध का अलग से कोई सिलेबस नहीं है। जीके जीएस आप लोग पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल एडिटोरियल आप लोग पढ़ते रहते हैं, संवाद सुनते रहते हैं, वाद विवाद जो होते रहते हैं ना, और आप लोग देखिए जो आसपास अपने देखते रहते हैं, यहीं से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आपको लिखने की कला सीखनी है निबंध को। और निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, एक तरफा नहीं लिखना है। जो आपको टॉपिक चुन रहे हैं उसी के आसपास आपको पूरा लिखना होता है। ये हिंदी मीडियम के हैं, याद रखिएगा। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका की मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। कोई पेपर पेज खाली रहता है ना, तो इस तरह से काट दिया करिएगा। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2 निबंध आपको लिखने होते हैं, तो आप देखेंगे कि खंड ए और खंड बी में प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में आपको लिखना है। 125-25 नंबर के 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। अब देखिए, आपके सामने खंड ए है, इसमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 आपको टॉपिक दिए गए, इन्हें आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनमें से आप लोगों को उसको चुनना है जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं। पहला टॉपिक है कि समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा कह रहा है कि कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था। तीसरा है, यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। चौथा है, विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती है, अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। तो आप देखिए, इन्होंने कौन सा चुना है? समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। ये पहला आप देखते हैं टॉपिक है ना, उसी को इन्होंने चुना है। अब आप देखिए, इन्होंने कोट से शुरुआत कर दी। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि लाइनों से, जो चंद लाइनें होती हैं, उससे भी आप लोग इनका शुरुआत कर सकते हैं। जिस टॉपिक के बारे में निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में किसी महापुरुष ने कुछ कहा है, वहां से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। किसी उदाहरण से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया टॉपिक है तो उसकी आप देखिए परिभाषा से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर करवाओ, ये आप देखते हैं तेजस्वी ने वधित मस्तु या फिर विद्वेष विद्वसाओ है। ये आप देखते हैं कि संस्कृत है, भैया हमारी संस्कृत बहुत अच्छी है, आपको समझ में आ रहा होगा। भोजन मंत्र के अर्थ को अर्थ और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। आप लोगों से भी तो कहता हूं कि निबंध लिखा करिए, भेजा करिए, जो कमियां रहा करेंगे उसका सुझाव दिया जाएगा आपको कि यहाँ ये आप लोगों को करने की जरूरत है। हम साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ वीरता के कार्य करें, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करते हुए तेजस्विता को प्राप्त करें। और आप देखेंगे जब प्राचीन भारतीय संस्कृति में एकता, संगठन, समन्वय प्रयत्नों के महत्व को रेखांकित किया जा रहा था, तो संभवतः उन ऋषियों मनीषियों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 21वीं सदी का भारत कितनी विविधताओं से भरा होगा। आज हम धर्म, भाषा, रंग, खान पान, पहनावे से लेकर आप देखिए विचार, विश्वास और अध्यात्म तक विविधताओं से भरे हुए हैं। सच्चे अर्थों में तो सहनावतु सहनो भुनक्तु की भावना की जरूरत तो इस देश को आज समझ में आई है। इतिहास के विकास क्रम में जैसे जैसे इस देश की विविधता बढ़ती गई, वैसे वैसे समन्वय की जरूरत भी बढ़ती गई। इस अर्थ में यह बात सर्वांग सिद्ध है कि समन्वय प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। भूमिका को और प्रभावी लिखें, ये सुझाव दिया जा रहा है। इस तथ्य को
समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास के दो सबसे प्रभावशाली परिवर्तन सामाजिक आंदोलनों को ध्यान में, या आप देखते हैं कि ध्यान में होगा, एक भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम। भक्ति आंदोलन के समय भी भारत में महान उद्वेलन का समय था। तुर्क, अफगान, ईरान आदि नई जातियां प्रवेश कर रही थी और भारत के देसी राजा राजनीतिक लड़ाई हार चुके थे। ऐसे समय में कबीरदास ने जाति पाति और धार्मिक भेदभाव को व्यर्थ बताया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए कोई। ये आप देखिए तुलसीदास ने उस सत्य की ओर संकेत किया जो सभी धर्मों का सार है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये अनेकता में एकता की यह भावना ही स्वाधीनता आंदोलन की शक्ति का स्रोत बनी और जब जब एक समन्वय में कमी हुई, आंदोलन कमजोर पड़ा। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी, नेहरू, पटेल, बोस के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, अरोड़ा असफ अली और स्वर्ण सिंह ने कंधे से कंधे मिलाकर वह हासिल किया जो लगभग अकल्पनीय थे। सत्य अहिंसा के साथ साथ धार्मिक और जातिगत सांप्रदायिक सद्भाव पर हमारे नायकों का इतना जोर इसलिए था कि वे भविष्य के भारत को बेवजह के झगड़ों में फंसकर टूटकर बिखरते नहीं देखना चाहते थे। और आप देखते हैं कि एक समय सभी को भारत में समझ में आने लगा था कि इन अंग्रेजों के द्वारा हमारा शोषण हो रहा है। शोषण का तरीका अलग हो सकता है लेकिन शोषण तो हो रहा है। आज इस भावना को बचाए और जलाए रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बाहरी आक्रमण और खतरों के समन्वय समय को स्वाभाविक रूप से समाज एक हो जाता है। पर समाज की असली परीक्षा तो समन्वित प्रयत्नों के माध्यम से आपसी अंतर्विरोधों का हल निकालने में ही होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता को और स्पष्ट करें। आज सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों की जरूरत है कि हम इस एक भाव को टूटने ना दें। हमारा इतिहास तो संविधान हमसे इतनी अपेक्षा तो करता ही है कि हम स्वाधीनता आंदोलन दौरान किए गए संघर्षों को अपने स्वार्थों की बलि ना चढ़ा दें। जैसे जैसे हम एकता के भाव को कमजोर होने देते हैं और वैसे वैसे पुरानी समस्याएं तो सिर उठाती हैं। रोज नई नई आपदाएं भी उजागर होने लगती हैं। पिछड़े कुछ वर्षों से रह रहकर लव जिहाद, गौवध, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिरास, सहिष्णुता के अभाव, नस्लीय भेदभाव, क्षेत्रीय आधार पर हिंसा, तर्कवादियों की हत्या और राजनीतिक विद्वेष की घटनाएं इस देश के मानस को व्यथित करती रही हैं। भारत की वर्तमान परिस्थितियों को और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। ये समस्याएं अलग अलग सामाजिक पहचानों के माध्यम मध्य ही हो ऐसा नहीं है। जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हो रहा होता है तो व्यक्तिगत स्वार्थवश जातिगत संघर्ष और सिया सुन्नी विवाद प्रारंभ हो जाता है। यानी एक रुके तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है और इस देश की ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा इन्हीं विवादों को शामिल करने में अब देखिए खर्च हो जाता है, समाधान करने में। ऐसे में हम विश्व महाशक्ति के स्वप्न को साकार करने में रुचि रखते हो तो यह अपने अभाव को भ्रम में रखने जैसा है। भाषाई आप देखिए लड़ाई होती रहती है। जब तक हम मुजफ्फरनगर, दादरी, मुंबई की हिंसा में व्यस्त हैं और यह स्वप्न ही बना रहने वाला है। और इस समस्या को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने सीधा सा मंत्र दिया था कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो तुम अपने साथ चाहते हो। आत्मानान पिति कुलानी परेशान ना समाचरित। महाभारतकार की यह सीख ही समन्वय और सहिष्णुता की भावना का सार है। वस्तुतः भारत में एकता के अभाव से हमारी सामाजिक संरचना की न सिर्फ पुरानी दरारें उभर आती हैं बल्कि हमें नई नई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। हाल में आप देखिए ग्रामीण भारत और कृषक वर्ग में शहरी भारत के प्रति विद्वेष देखा जा रहा है। मंदसौर की घटना हो या फिर जंतर मंतर पर अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन करते तमिलनाडु के किसान, दोनों इसी विद्वेषी के परिचायक हैं। महिलाओं के प्रति आप देखिए होने वाली हिंसा हो या फिर नक्सलवाद, कश्मीर, उत्तर पूर्व की समस्याएं हो, दोनों छोर इस एकता के अभाव से ही उपजते हैं। भारत की समृद्धि के संदर्भ में समान भावना और स्पष्ट करें एक तरह से। ये आप देखिए एकता के अभाव का अर्थ है कि हम सभी अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित हैं और हम में एक देश एक राष्ट्र का प्रतिनिधि होने का भाव नहीं है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने जैसे फैसले देखने को मिलते हैं, जबकि ऐसी कोई भी भावना बाहरी दबाव से पैदा नहीं की जा सकती है। हमें एक ऐसी भावना को आंतरिक रूप से प्रेरित करना होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक स्वयं को इस विराट परिवार का सदस्य माने। जैसे आप देखिए परिवार के सभी सदस्यों की विशेषताएं एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी सहयोग और बलिदान की अद्भुत भावना सभी में विद्यमान रहती है, वैसे ही इस देश को भी आज उसी भावना की जरूरत है। संभवतः ऐसे ही विचार ने इस सुभाषित को जन्म दिया होगा और आर निज परोवेति गणनान
ये लघु चेतसाम उदार उदार चरिताना तु वसुधो कुटुम्बकम। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा अर्थ धर्म के अर्थ के विवादों और दरारों को ना पाट पाने के कारण ही कई देश विखंडित हो गए। वल्कनाइजेशन की इस प्रवृत्ति के शिकार यूगोस्लाविया से लेकर भूतपूर्व सोवियत संघ, पाकिस्तान, सूडान जैसे देश हो चुके हैं। और भारत, जिसके बारे में पहले के भविष्यवक्ताओं ने 1947 में ही खंड खंड हो जाने की भविष्यवाणी की थी, वह आज भी अचूर्ण है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा दुश्मन दौर जहां हमारा। देख लीजिए ये लाइन फिर इन्होंने हर बार। इस तथ्य को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आज़ादी के बाद जिस विभाजन का हिंसा तीन युद्धों, भाषागत आधार पर राज्यों की मांग, मणिपुर नागालैंड समस्या, पंजाब में अलगाववाद, तमिल में पृथकतावाद, भूमि उत्पत्ति की अवधारणा, धार्मिक विमनस्य और जातिगत हिंसा जैसी जैसी जाने कितनी बाधाओं को इस देश ने सहिष्णुता और विविधता में एकता की एहसास से ही पार किया है। सामाजिक कुरीतियों के अंत और संवैधानिक सर्वोच्चता की ओर चर्चा करें। इसलिए आज जरूरत है कि समन्वित प्रयत्नों से एक दूसरे के दुख सुख में बैठा कर, ये आप देखते हैं, एक दूसरे के संघर्षों में साथ देकर हम देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले चलें। इसके लिए सबसे पहले तो हमें उन मुद्दों की पहचान कर जागरूकता अभियान चलाना होगा। ये आप देखिए, जो वास्तविक अर्थ में पूरे देश के शत्रु हैं, आर्थिक असमानता, रोग, कुपोषण, अशिक्षा, पित्त सत्ता, कृषकों की दयनीय स्थिति, खराब अवसंरचना, पिछड़ापन, सभी के समान शत्रु हैं। यह समझना और समझाना बहुत मुश्किल नहीं है कि पोलियो धर्म देखकर नहीं फैलता और इंसेफ्लाइटिस से किसी एक जाति के बच्चे नहीं मरते हैं। हमें उन सभी, आप देखते हैं कि दुष्प्रचार को समाप्त करना होगा जो इन वास्तविक यथार्थ मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाते हैं। क्या करते हैं? ध्यान भटकाते हैं। ये आप देखिए, समाज में लचीलेपन के अभिभाव को स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप लोग। और आज हम क्रय शक्ति समता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिक्ष में PSLV, GSLV के साथ क्रायोजेनिक इंजन हो या फिर आप देखते हैं सूचना तकनीक क्षेत्र की सफलता, सस्ती दवाइयों की उपलब्धता हो या पोलियो पर विजय, योग का निर्यात हो या फिर लोकतंत्र का उदाहरण बनना, भारत के इन लक्ष्यों को समन्वित प्रयत्नों के माध्यम से ही प्राप्त किया है। अब अगर विश्व शक्ति बनने के साथ साथ गांधी और अंबेडकर के उन सपनों को साकार करना चाहते हैं और जहां राजनीति के साथ साथ आप देखिए सामाजिक आर्थिक समानता भी प्राप्त हो और पंक्ति के आखिरी आदमी को भी स्वराज्य की प्राप्ति हो, तो हमें पुनः उसी भावना को जीवित करना होगा जो सहिष्णुता, समन्वय और एकता का आधार, वाद विवाद संवाद की गुंजाइश हो और एक देश के नागरिक होने का बोध हो। पर्यावरणीय कारणों के संदर्भ में समन्वय को और स्पष्ट करें। ये आप देखिए, स्वच्छंद सा वो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे जानना और उपासते। 51 नंबर दिए गए। 125 नंबर में से 125 में से कितने नंबर मिले? 51 नंबर दिए गए हैं। आप लोग सोचिए इसमें सवाल, आपका सुझाव क्या है? और अच्छा कैसे लिखा जा सकता था? चलिए इसी टॉपिक पर आप लोग लिख के भेजिए मुझे निबंध, ठीक है? और अच्छा किस तरह से लिखा जा सकता है थोड़ा बताइए आप लोग। खंड भी है ये, सेक्शन भी, इसमें भी आप लोगों को 4 टॉपिक दिए गए हैं और आप देखते हैं कि 4 टॉपिक में से आप लोगों को एक चुनना है और 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिख देना है। अब आप देखिए कि अगर आप सोचिए कि एक राष्ट्र एक निर्वाचन, 1 नेशन 1 इलेक्शन की खूब बातें हो रही हैं ना, और भारत में डिजिटल अंतराल ग्राम रूपांतरण में अवरोध है। तीसरा है कायांतित भारत, नवीन भारत। 4 है कि निष्ठावान पड़ोसी दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट है। तो ये इन्होंने आप देखिए कायांतरित भारत, नवीन भारत, ये आप लोगों ने इन्होंने आप देखते हैं तीसरा टॉपिक चुना है। अब देखिए इन्होंने आप देखते हैं कि पंक्तियों से शुरुआत कर दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स आप देखें टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर इस आई स्लीप। ये कहते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके काम करने की मेज पर ये पंक्तियां हाथ से लिखी पाई गई थी। आखिर वो कौन सी जिज्ञासा होती जो राष्ट्र निर्माताओं को कठिन से कठिन समय में भी ऊर्जा से भरे रखती। और जब नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को नेता से साक्षात्कार की घोषणा की थी तो किस भारत का स्वप्न देख रहे थे। और आज जब निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2017 को नवीन भारत की परिकल्पना कर रहे हैं तो उनकी परिकल्पना के तत्व क्या क्या है।
अर्थात कायांतित भारत, नवीन भारत में कायांतरण और नवीनता का अर्थ क्या है, और इन प्रश्नों को पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही विषय पर सम्यक विचार किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में प्राचीन काल से हो रहे लगातार परिवर्तनों को और स्पष्ट करें। ये औपनिवेशिक नाव से स्वतंत्रता की ओर, ये आप देखते हैं कि वस्तुतः एक राष्ट्र के नवीन जीवन में 60 वर्ष की अवधि बहुत बड़ी नहीं होती है, और इन 60 वर्षों में इतिहास का कालचक्र बड़ी तेजी से घुमा है। 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए थे, एक तरफ हमें विभाजन की त्रासदी को झेलना था, और दूसरी तरफ आप देखिए विकास के पथ पर सरपट दौड़ने की इच्छा भी वलपती थी। राज्यों का पुनर्गठन हो, या आप देखते हैं कि भूमि सुधार, हरित क्रांति से चलते हुए आज हम उदारीकरण के दौर में डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया के लक्ष्य को और अग्रसर हैं। एक देश के तौर पर यह स्वाभाविक है कि जब हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं हों तो उनके लिए नए उत्तर भी तलाशें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुनौतियों के स्वरूप में विशेष अंतर न आने के बावजूद भी जब एक पीढ़ी का अंतराल स्वाभाविक रूप से गुजर जाता है तो नए उत्तरों की खोज असंभावी हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब आधुनिकता की ओर अग्रसर, और इन सभी दृष्टियों से देखें तो जब 2047 में हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो यह अक्षय प्रश्न हमारे सामने होगा कि 100 वर्षों की यात्रा में हम कितना गांधी के स्वराज्य या फिर अंबेडकर की सामाजिक आर्थिक समता के सपनों को समीप आए हैं। हम एक आशावान उत्तर दे सकें, इसके लिए हमें अभी से प्रयास करने की आवश्यकता है। हाल ही में आप देखिए हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के 25 वर्ष भी पूरे किए हैं, और बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका की पुनर्खोज जरूरी होगी। आज भारत के सामने संकट दोहरा है, वैश्विक समाज की ओर से भी और आंतरिक भी है। वैश्विक दृष्टि से देखें तो जब 2008 की मंदी के बाद से पश्चिमी देशों में स्वार्थ साधन की प्रवृत्ति बढ़ी है। अमेरिका का जलवायु समझौते से हटना, संरक्षणवाद, ब्रेक्जिट, फ्रांस से लेकर आप देखिए स्वीडन तक दक्षिणपंथियों का उभार हो, या सीरिया, ISI, इन सभी ने वैश्वीकरण के पहिए को उल्टा घुमा दिया। आंतरिक रूप से भारत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैचारिक सभी क्षेत्रों में उद्वेलित भी है और आकांक्षावान भी है। इस रूप में आप देखिए कायांतित और नवीन भारत का मेरा स्वप्न एक ऐसे भारत का है जो आप देखेंगे कि परंपरा और प्रगतिशीलता के समन्वय को से उपजे, और आर्थिक रूप से यह समन्वय कृषि, उद्योग, ग्राम और शहर विकास, पर्यावरण के समन्वय में देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में आज मुख्य चुनौती रोजगार सृजन की है। उद्योग क्षेत्र रोजगार सृजन में अभी सक्षम नहीं है, और सेवा क्षेत्र के योग्य कुशलता सभी को देना संभव नहीं है। फिर सेवा क्षेत्र की अपनी सीमा भी है। इसकी दूसरी तरफ आप देखिए कृषि क्षेत्र का संकट और गहरा गया है। प्रतिवर्ष 15 से आप देखिए 10 से 15 हजार किसानों की आत्महत्या डरावनी प्रतीत होती है। तकनीकी विकास और धर्म से समन्वय के संदर्भ में आप देखते हैं कि और चर्चा करें, इस सुझाव दिया जा रहा है। ऐसे में नवीन भारत को खाद्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के आधार पर बनाना चाहिए, और जनसांख्यिकीय लाभांश की दृष्टि से स्किल इंडिया मिशन के साथ साथ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया आदि के माध्यम से उपरोक्त चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। पर जरूरी है कि विकास को अलग अलग खांचे में देखने से बचा जाए। उदाहरण के लिए कृषि और उद्योग को प्रतिस्पर्धी नहीं अपितु पूरक के रूप में देखा जाए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध होगा। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 2015 में आया था ना, कि स्थापना कर इस परिवर्तन का आगाज किया गया। सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा इस नए भारत का सार होगा, और पर इसके लिए CBI और प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग से बचना होगा, और आप देखिए राज्यपालों को संवैधानिक मर्यादे के अनुसार कार्य करना होगा। नवीन भारत के लिए सबसे आवश्यक शर्त है भ्रष्टाचार का समूल विनाश। ये परिपक्व लोकतंत्र के रूप में और स्पष्ट चर्चा करें। ये भ्रष्टाचार को समाप्त किए बिना कायांतरण की यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। नोटबंदी, कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन और निर्वाचन सुधारों के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किया गया, और इन प्रयासों को आगे ले जाने की आवश्यकता है। नवीन और कायांतित भारत के लिए यह भी राजनीतिक रूप से विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए कर्तव्य का पालन करें, और संसाधनों में हो रहे लगातार परिवर्तनों की और चर्चा करें। नवीन भारत के लिए सबसे आवश्यक होगा कि वह सामाजिक आर्थिक समता के लक्ष्य के अधिक से अधिक समीप पहुंच सके, और यहाँ महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त कर एक लैंगिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। सामाजिक रूप से कायांतरण के लिए भारत को धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषागत भेदभाव को भुलाकर रोग, असमानता, कुपोषण, अशिक्षा और जैसे मूल मुद्दों पर
आधा ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। नवीन भारत के लिए यह क्षेत्र सबसे ज्यादा चुनौतियां फेस करने वाला साबित हो सकता है। पर्यावरणीय परिवर्तनों की और चर्चा करें। ऐसे में आज समय आ गया है कि हम नवीन भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई चुनौतियों का सामना करें और परंपरागत प्रणालियों को आधुनिक समय के अनुसार ढालकर विश्व में अब अपने योग्य स्थान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। ये देखिए 47 नंबर दिए गए हैं, 125 में से 47 नंबर दिए गए। इस तरह से आप देखेंगे कि एक कितने 250 नंबर में से कितने मिले इन्हें नंबर, 98 नंबर मिले। और अच्छा प्रयास करते हैं और नंबर बढ़ जाते हैं। और मैं कहता हूँ एक शुरुआत आप लोग करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, इतना भरोसा रखिए आप लोग। मेरे लिए कोई सवाल हो सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। इन्हीं टॉपिक में से मैं कहता हूं कि एक देश एक चुनाव पर आप लोग क्या सोच रखते हैं वो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग निबंध लिखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है तो भेजा करिएगा। टाइम जब भी मिलेगा मैं जरूर देखा करेंगे आपके, ठीक है। धन्यवाद।